So students, today we are going to start the biochemistry and other very important subjects. जिसके अंदर थोड़ी सी हम कहेंगे कि ड्राइनेस है इस सब्जेक्ट के अंदर। आपको बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी। इवन तो आप लोग को याद होगा कि आपके प्रॉफ के अंदर भी अगर कोई चीज आपको सबसे ज्यादा हार्ड करती थी तो वो आपकी बायोकेमिस्ट्री थी। समझ रहे हैं? सो इसलिए आप इसको अभी से स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी आपको बताया हो कि मोटिव क्या होना चाहिए। आपका मोटिव ये है कि मैंने अपने सिस्टम्स और मैंने अपने सब्जेक्ट्स, 8 सिस्टम है, 4 to 5 आपके सब्जेक्ट्स, उसमें बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रो इम्यूनोलॉजी है, साइकेट्री है और एथिक्स वाला पोर्शन है आपका। ये 5 चीजें इसके अंदर जनरल फार्मा के अंदर पैथोलॉजी चले कर लें। एक चीज आपने ये करनी है, दूसरी तरफ आपने सिस्टम्स करने हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर कहता होता कि जब आप सिलेबस कवर कर रहे होते हो ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे 2 से 3 चीजें चल रही हो ना तो फिर बंदा बोर नहीं होता। लेकिन अगर आप लेट्स मैं कहता हूँ कि आप बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, बायोकेमिस्ट्री तो 5 दिन के बाद आपका दिल नहीं करना बुक खोलने का भी। समझ नहीं, इसलिए एक टाइम के ऊपर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लेके डेली लाइव भी आपके इतने ज्यादा सेशन होते हैं तो लर्निंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये कि आपने कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। थोड़ा सा स्केड्यूल मैं आप लोगों को अक्सर बताता भी रहता हूँ और मोस्टली स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया भी है कौन किस स्टेज के अंदर है। और जो अभी न्यू स्टार्ट करें आप मुझे बताइए कि मैं आपको प्रॉपर स्केड्यूल बताऊंगा कि आपने ऐसी ऐसी चीजें लेके चल, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट पोर्शन हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर है और स्टेप 1 आपके एमबीएमएस के अंदर, आपके यूवर्ड के अंदर ये वो वाला पोर्शन है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करता है। दैट इज अ मॉलिक्यूलर पोर्शन, ठीक है। जब हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर हमने डीएनए को ही पढ़ना है, डीएनए की स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, फॉर्मेशन को पढ़ना है और एप्लीकेशन को पढ़ना है, एवरीथिंग रिलेटेड विद द मॉलिक्यूल्स। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेलुलर पोर्शन। उसके अंदर आप सेल, सेल की डिवीजन, सेल साइकिल, वो सारी वो छोटा सा पोर्शन। उसके बाद फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म का पोर्शन आता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, क्रेब साइकिल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। और फिर आता है आपकी बायोकेमिस्ट्री की जान, दैट इज अ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आर गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और उसके ऊपर हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जेनेटिक्स के किसी भी सिंड्रोम के ऊपर। और फिर आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है और आपको पता है कि न्यूट्रिशन का पोर्शन का जो वॉल्यूम है एग्जाम के अंदर वो इंक्रीज हुआ है, जिसमें आपके विटामिन करें हैं तो वो भी हमारे लिए सारी बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें हम किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये जो आपका पहला पेज मैंने खोला हुआ है ना, मुझे इसी पेज में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन था वो, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहला पोर्शन क्या है? मॉलिक्यूलर। अब आपके सेल का सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है डीएनए। अब डीएनए के अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो हमारे पास आपको पता है क्रोमोसोम्स भी हैं। मतलब डीएनए मिलके आपका क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जो डीएनए है, क्योंकि हम अक्सर एक चीज देखते हैं कि यार ये एक तो छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है? आपकी पूरी बॉडीज को कंट्रोल किया हुआ है। हर चीज आपके डीएनए ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेल ने कैसे फंक्शन करना है, कैसे फॉर्मेशन होनी है, कैसे डिस्ट्रक्शन होनी है, सारा कुछ वो आपका डीएनए ही कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आपके फिनोटिपिक, फिनोटाइप्स के बाद जो, सॉरी जीनोटाइप्स के बाद जो फिनोटाइप्स होते हैं, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, मिकोजा फॉर्मेशन, सीलिया फॉर्मेशन, तो ये सारा कुछ जो है ना ये आपके डीएनए के कंट्रोल में होता है। अब डीएनए के अगर कंट्रोल में, तो डीएनए तो उसमें तो बहुत मिलियंस ऑफ जीन्स होती हैं। और अगर मिलियंस ऑफ जीन्स होगी तो ये तो एक बहुत जो लार्ज स्ट्रक्चर है वो बन सकता है, ठीक है। तो वो जो लार्ज स्ट्रक्चर है उसको फिर हम कंडेंस करते हैं एक कंडेंस फॉर्म के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक अ थ्रेड्स, अगर हम थ्रेड्स को कंडेंस कर देना उस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रोमाटिन को देखेंगे। क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर किससे फॉर्म्ड होता है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंट 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक हेट्रोक्रोमाटिन होता है, एक हमारे पास यूक्रोमाटिन होता है, ठीक है। फिर आगे इसी से मॉलिक्यूल से देखी हुई चीजें और भी हैं। यूक्रोमाटिन, फिर मिथाइलेशन क्या होती है, एसिटाइलेशन क्या होता है, और उसके बाद में हम न्यूक्लियोटाइड के ऊपर थे, ठीक है। सो जो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने क्रोमाटिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस डिस्कस करना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा जनरली बताऊं ना, तो देखें ये आपका सेल है, ठीक है जी। सेल के अंदर क्या है?
न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए, न्यूक्लियोटाइड एसिड। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब इस डीएनए के अंदर क्या है? ये डीएनए इतना ज्यादा, ये जो कंडेंस फॉर्म के अंदर हुआ हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? किसकी वजह से है? ये क्रोमाटिन की वजह से। देखिए मैं आपको इसकी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी गए हो कपड़े की दुकान के ऊपर, और वहां पर आपने देखा हो कि ना वो बड़े बड़े जो थान होते हैं ना, उन्होंने कवर करके रखे होते हैं। वो जब उनको खोलते हैं तो आपको पता है वो सम टाइम 25 मीटर तक का कपड़ा उसके अंदर होता है, और 25 मीटर आप देखो कितना बड़ा है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया हुआ है? हो सकता है कि छोटी सी अलमारी के एक छोटे से पोर्शन के अंदर उसको रखा हो 25 मीटर को, या 50 मीटर को, या 100 मीटर को। तो उन्होंने क्या किया? उसको एक रेगुलर वे में उसको कंडेंस करके रखा हुआ है। इसी तरीके से, क्योंकि हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर इसको भी हमें जरूरत पड़ी कि एक सेल है उसका छोटा सा, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी है, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है। और उस न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारे पास तो टोटल 47 क्रोमोसोम्स। अब वो 47 क्रोमोसोम्स के अंदर फिर आगे क्या है? डीएनए। अब उन डीएनए को हमने कैसे कंडेंस फॉर्म के अंदर रखना है? वो कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमाटिन कहते हैं। ये कपड़े वाली, मैंने वैसे नहीं, ये कपड़े वाली चीज एग्जांपल से ही मुझे हमेशा याद रहता है कि वो जो हमने कपड़े को इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा हो, उसको कंडेंस करके, इसी तरह हमारा जो डीएनए है वो क्रोमाटिन की फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे भी, डीएनए जो कि हमारा क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एग्जिस्ट इन द कंडेंस्ड क्रोमाटिन फॉर्म टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। तो हमें क्रोमाटिन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। ये मैं चीज आपको बता रहा हूँ। अब डीएनए के अंदर देखें, डीएनए loops twice around a histone octamer to form a nucleosome। ठीक है, क्रोमाटिन का पता चल गया कि ये कंडेंस फॉर्म है हमारे डीएनए की। इसके बाद फिर आते हैं अदर टर्म, दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है? एक्चुअली में जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है हमेशा। एक तो इसमें हमारे पास आता है डीएनए, और दूसरा इसमें हिस्टोन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को कोलेक्टिवली हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? अगर हिस्टोन प्रोटीन है, वो डीएनए के साथ अटैच हो रही है, तो इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं? दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। अब आप कहेंगे सर ये जो डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जैसे, अब मैं इसकी एक सिंपल से अगर आपको एग्जांपल दूं, जो बच्चे ये पतंग उड़ाते हैं ना, उनको पता होगा कि वो इतना छोटा सा पहले एक रैप लेते हैं, एक कागज छोटा सा, उसको वो ना इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में ले आते हैं। फिर उनके पास वो जो क्या उसको कहते हैं? थ्रेड होता है जिससे पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, अब वो ना उस थ्रेड को क्या करते हैं? ऐसा इसके अराउंड ना घुमाते हैं, ऐसे कलेक्ट करते हैं, ऐसे 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 ले जाते हैं, ले जाते हैं। अब ये जो सारी थ्रेडिंग है ना, ये आपका है डीएनए। और इसके दरमियान में वो जो हमने रैप रखा है, और उसके बाद आपको पता है वो ऊपर अखबार भी लगाते हैं ऐसे करके, पिन्ना कहते हैं ना इसको। तो इसके ऊपर ऐसे अखबार लगाते हैं ताकि ना इसकी प्रोटेक्शन रहे। अब एग्जैक्टली वो जैसे वो जो थ्रेड है ना, वो जैसे उस पेज के अराउंड हमने पूरा उसको स्फेरिकल फॉर्म में ले गए और सारा हमने कलेक्ट भी कर लिए। वो तो आपको पता है वो 2-2 3-3 किलोमीटर, 4-4 5 किलोमीटर तक, या इससे भी ज्यादा है ना, वो इतनी दूर तक वो ओपन हो सकता है अगर हम इस जेनेटिक मटेरियल को, या इससे थ्रेड को ओपन करें। लेकिन यहाँ पे हमने इसको कंडेंस किया हुआ है। अब एक तरफ तो वो थ्रेड है, और दूसरा नंबर पर उसके ऊपर जो पेज एक अंदर होता है, एक हम ऊपर लगा लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब आप समझ लो कि ये जो हमने पेज लगाया, ये हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन, और जो इसके अंदर ये थ्रेड है, ये आपका डीएनए। और ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? एक न्यूक्लियोसोम बना दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए के साथ कैसे अटैच है? ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसे डीएनए के साथ कैसे अटैच है? देखिए आप लोगों ने ना शायद बचपन में, मुझे तो याद है क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, तो मुझे याद है हम ना
वहां पे पेज लेते थे। उस पेज के ऊपर ना, क्योंकि हमारी वालदा ने लगाया था हमारे सर के ऊपर ऑयल लगाया होता, वो पेज लेके ना हम उसके ऐसे सर पे रगड़ते थे। और फिर हम उसको ना जिस भी चीज के साथ लगाते थे ना, वो उसके साथ क्या हो जाती थी, अटैच हो जाती थी। अब हुआ क्या था कि हमने जब उसको रब किया, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। और वो आप देखोगे कि वो ना हर चीज के साथ अटैच नहीं होता था, वो किसी किसी चीज के साथ अटैच होता था। क्यों? क्योंकि आपने उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद उसके ऊपर लेट्स हो या नेगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव आ गया। जब उसके ऊपर ये चार्ज है ना, तो वो अपने ऑपोजिट चार्ज के साथ अटैच होता है। जो सेम चार्ज होता है उसके ऊपर नहीं होता। आप लोगों ने 9 10 की मैथ के अंदर भी देखा होगा कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। कहते नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, जमा माइनस माइनस, जमा माइनस माइनस। तो बात बताने का मकसद है कि ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है कि ये जो आपका डीएनए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इनके ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सिकल सेल डिजीज का डीएनए वो किधर जा रहा होगा, क्रोमोसोम, और अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन सी डिजीज का पेशेंट है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन वो कहाँ पे जा रहा होता है, तो वहां पर भी हमने कैथोड और एनोड्स लगाए थे। तो ये चीज आपने याद रखनी कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ कैसे अटैच होती है, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, देखे ना कैसे, जैसे रस्सी के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, इस तरह हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच होती है। एज ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये H1 बाइंड्स टू द न्यूक्लियोसोम एंड टू द लिंकर डीएनए। अब इसे न्यूक्लियोसोम के साथ ना बाइंड क्या होता है, एक तो H1 प्रोटीन आपने याद रखनी है, और दूसरा एक है लिंकर डीएनए, स्मॉलर सब यूनिट होता है डीएनए, ठीक है। और लिंकर डीएनए के साथ अटैच होती है बाय स्टेबलाइजिंग द क्रोमाटिन फाइबर्स, ठीक है। सो जो हमारे पास डीएनए का लिंकर पोर्शन है वो अटैच है, और जो हिस्टोन प्रोटीन का H1 वाला पोर्शन है वो इसके साथ अटैच है। अब यहाँ पर देखें ना, ये नीचे स्ट्रक्चर को देखें काइंडली। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका है डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए रैप्ड किसके है, हिस्टोन प्रोटीन के। ये आपको हिस्टोन प्रोटीन नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जारी बात है, अटैचमेंट के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक पोर्शन ही होता है ना जिसके साथ वो अटैच करते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन का H1 मॉलिक्यूल है, जो ये H1 होता है, H3 होता है, H5, इस तरह ना इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हिस्टोन प्रोटीन की। लेकिन ये जो H1 है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ये लिंकिंग प्रोवाइड करती है आपके डीएनए को, ठीक है। ये चीज अपने याद रखें कि H1, ये यूवर्ड का क्वेश्चन भी है बाय द वे, कि जो H1 प्रोटीन है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो लिंकिंग प्रोवाइड करती है डायरेक्टली डीएनए के साथ, वो H1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, डीएनए हैज द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उनकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। हिस्टोन्स आर लार्ज एंड हैव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लाइसिन एंड द आर्जिनिन। अब देखिए, आपको पता तो चल गया कि हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक आपके यूवर्ड का क्वेश्चन ये भी है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता किन की वजह से। तो उसकी उसके अंदर ना फिर आंसर में डिफरेंट पेयर्स दिए हुए हैं। तो आपने सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या है, ये होगा एल ए मॉडल ही हम कहते होते हैं, ये आईफोन का एल ए मॉडल है। तो उसे आपने याद रख लेना कि लाइसिन और जो आर्जिनिन है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन को जो पॉजिटिव चार्ज देती है ना, वो हमारी ये वाली दो अमाइनो एसिड्स है। फिर कह रहा हूँ, कीवर्ड का क्वेश्चन है लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज देती है। डीएनए एंड द हिस्टोन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज। देखिए ना, अब सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। G1 फेज, जी नॉट फेज होता है, फिर जी नॉट के बाद G1 फेज होता है, ये यहाँ जी नॉट होता है, G1 होती है, एस फेज होती है, G2 फेज होती है, फिर इंटरफेज और माइटोसिस। ये साइकिल ऐसा चलता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एस फेज होती है ना, एस फेज के अंदर क्या होती है, डीएनए और हिस्टोन, क्योंकि वो सिंथेटिक, वैसे भी वो सिंथेटिक फेज ही होती है। तो उसके अंदर जो हिस्टोन है ना, और डीएनए की फॉर्मेशन भी वहां पर होती है, सिंथेसिस। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए व्हिच इज सर्कुलर एंड डज नॉट बाइंड टू द हिस्टोन प्रोटीन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि उन्होंने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि ऑर्गेनेली है, उसका भाई अपना ही डीएनए, उसका अपना ही डीएनए है। और उस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज अ सर्कुलर। ये कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में एक दफा ऑप्शंस के अंदर डिस्कस किया गया है, ये सर्कुलर वाला, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका अपना डीएनए, और जो कि हमें सर्कुलर नजर आता है, ठीक है, इसी तरह यहाँ देखते हैं। अब जो क्रोमाटिन है, जो कि कंडेंस फॉर्म है आपके डीएनए की, स्टूडेंट्स, इसकी ना दो फॉर्म्स होती हैं। एक को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन, और एक को हम कहते हैं यूक्रोमाटिन, ठीक है। अब यू का आपको पता ही है कि जहां पर भी यू आता है, इसका मतलब है ट्रू नेचुरल फॉर्म्स। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यू मीन ट्रू, यू मीन ट्रू, ठीक है। अब आप देखें कि हेट्रोक्रोमाटिन का क्या मतलब है, कंडेंस्ड appears darker on the electron microscope। सो हेट्रोक्रोमाटिन हम कहते हैं कि जब आपका जो क्रोमाटिन है ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो जाए। हमने कहा कि भाई होना चाहिए, अच्छी बात है, कंडेंस होना चाहिए, लेकिन क्रोमाटिन का वो वाला पोर्शन जो कि बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो जाए, वो इतना कंडेंस हो जाए कि उसकी कोई एक्टिव साइट एक्सपोज ही ना हो, और अगर एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होगी तो वो हमारे पास फंक्शनल ही नहीं होगा। So highly condensed form of your chromatin is called the heterochromatin. So you can see here, heterochromatin is a highly condensed hidden chromatin, ठीक है ना। हिडन है तो भाई हमारे, वो तो छुपा हुआ, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है। इससे हम इसको कहते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म है क्रोमाटिन की। क्योंकि अगर ये लेस कंडेंस होगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, वो आगे प्रोटीन जो चीज हमें चाहिए वो चीजें बना सकता है। लेकिन हाईली कंडेंस होगा, हिडन फॉर्म में होगा, तो ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। लेबल्ड एच इन A1 डायग्राम, एंड यू है न्यूक्लियोलस। अच्छा जी, ये आपके ना यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी एग्जैक्ट ये ही पिक्चर दी हुई है। तो इसके अंदर आप देखो कि जो आपको ये नजर आ रहा है ना हाईली कंडेंस, ये जो डार्कर है ये हाईली कंडेंस है, और यही क्या है आपका हेट्रोक्रोमाटिन, और यही क्या है, ये नॉन फंक्शनल है। आपने रेकोगनाइज करना होगा इसको, रेकोगनाइज करना आपने इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर दी होगी वहां पर। तो जो डार्कर है वो हाइड्रोक्रोमेटिन, जो बहुत ज्यादा कंडेंस है। जो ये व्हाइट व्हाइट सा लाइट नजर आ रहा है ना आपको, ये हमारे पास है यूक्रोमेटिन। अच्छा जी, स्टेरिकली इनअसेसिबल, तो भाई असेसिबल, असेसिबल ही नहीं है। मैं वही तो आपको बार बता रहा हूँ ना कि ये तो स्ट्रक्चरली जो है ना, ये बहुत ज्यादा हिडन फॉर्म के अंदर है। और हम कह स्टैटिकली हम कहते हैं कि अगर कोई चीज है ना वो अनअसेप्टेबल हो, और अगर वो अनअसेसेबल है ना तो वो फंक्शनल भी नहीं हो। तो स्टैटिकली मतलब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन हम इसको असेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। असेस नहीं करेंगे तो इसने क्या ही ट्रांसक्रिप्शन करना है जी। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए, सॉरी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना, फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के पास जाता है, फिर ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास जाता है, फिर जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये प्रोटीन बनाता है, मतलब जो भी चीज़ आपने बनवानी होती है, जिसका आपने मैसेज दिया होता है उसकी फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास हाईली अनअसेसिबल है तो ये डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है। ये एरो क्वेश्चन है आपके वर्ल्ड का। प्रॉब्लम बताना है, स्टेरिकली स्ट्रक्चरली हम उसको असेस नहीं कर सकते, फंक्शनली और ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर भी इनएक्टिव है। फिर क्या है, इंक्रीज मिथाइलेशन, डिक्रीज एसाइटेलेशन। बच्चों मिथाइल का मतलब होता है म्यूट, वो भी म्यूट का मतलब भी वही होगा, नॉन फंक्शनल है। और एसिटाइलेशन क्या होता है, एक्टिव है। तो भाई एक्टिवेशन इसकी कम है और मिथाइलेशन ज्यादा है, तो मतलब कि ये नॉन एक्टिव ज्यादा है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी जो एग्जांपल है ना डॉक्टर हुमा, वो है, आपको पता है ना, फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स, लेकिन याद रखो कि उनके अंदर एक एक्स नॉन फंक्शनल होता है, जिसको हम कहते हैं बार बॉडी। एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है, इसको हम बार बॉडी कहते हैं। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, तो ये जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है ना, इसके अंदर भी हेट्रोक्रोमाटिन होती है।
मे बी विजिबल ऑन द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आइंदा आपने याद रखना है बाहर बॉडी के अंदर भी हेट्रोक्रोमाटिन होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉन फंक्शनल। अब आते हैं यूक्रोमाटिन। सो यूक्रोमाटिन क्या है? ये लेस कंडेंस्ड है, अपीयर्स लाइटर, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये यू वर्ड का क्वेश्चन है, ये आपको लाइटर नजर आएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, दैट यू कैन सी है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, तो मतलब कि ये डीएनए से ये आरएनए बना सकता है। उसके बाद क्या है? ये स्टेरिकली असेसिबल है, मतलब कि हम इसको असेस कर सकते हैं, इसे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। सो ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड यूक्रोमाटिन इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये फंक्शनल भी है, ये ट्रांसक्राइब भी होता है, ये प्रोटीन भी बनाता है। यूक्रोमाटिन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर ये लाइट नजर आता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं डीएनए की मिथाइलेशन कर देना। ये जहां पर भी आपको वर्ड नजर आए ना मिथाइलेशन वाला, आपने समझना है मिथाइलेशन का मतलब है म्यूटेशन। म्यूटेशन। अगर आपने किसी भी लेट्स सो, ये मेरे पास है चेन क्रोमोसोम्स की, अगर मैं इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ ना CH3, तो मुझे इसकी हो गया मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन ने इसको क्या कर दिया डॉक्टर? इनएक्टिव कर दिया, नॉट फंक्शन। सो आप यहाँ पर देखें कि रिवर्सिबली चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। तो मैं उसके सीक्वेंस को कुछ नहीं कह रहा, जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट उसके अंदर है उसको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कर क्या रहे हैं कि हम उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा के उसको इनएक्टिव कर रहे हैं। मिथाइल ग्रुप लगा के इनएक्टिव कर रहे हैं हम उसके, अपने सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रहे। अब किन फैक्टर्स के अंदर या किन चीजों के अंदर हमें डीएनए की मिथाइलेशन नजर आती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजिंग। जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मिथाइलेशन ज्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा ना कि हमारी स्किन, आप स्किन की एग्जांपल लगा लो, वो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितने एक यंग पेशेंट की होती है। इसी तरह आपकी बॉडी के, आप बहुत सारी, मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, हर न्यूरॉन लगा लो, एलोविलाई के सेल्स लगा लो, हर जगह पर वो अपना अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके डीएनए की मिथाइलेशन हो जाती है। फिर कार्सिनोजेनेसिस है, तो अगर हमारे पास कार्सिनोजिन ज्यादा बनते हैं वो मिथाइलेशन करवाते हैं। इसके पास है एपिजेनेटिक्स, तो जीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे एपिजेनेटिक्स। तो जीन्स के ऊपर अगर हम कोई काम करते हैं तो चेंजेस हैं, दैट इज एपिजेनेटिक्स। और डीएनए मिथाइलेशन के अंदर भी एपिजेनेटिक्स एग्जांपल है। फिर है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इम्प्रिंट कर देना, चेंज करवा देना, ये भी हमारा आगे कॉन्सेप्ट है कि इसकी इम्प्रिंटिंग हुई है। फिर हमारे पास आता है कि जो ट्रांसपोजिबल इलेक्टिव सॉरी एलिमेंट रिप्रेशन। तो अगर किसी भी पोर्शन की आपने क्या कर दी है, किसी भी डीएनए के एलिमेंट का आपने रिप्रेशन करवा दिया, वही ना बात है, उसके ऊपर डीएनए लगेगा तो उसकी रिप्रेशन हो जाएगी, सारे पॉइंट्स वही हैं। उसके बाद ये देख लें एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो जो फीमेल्स का एक्स क्रोमोसोम, जिसको हमने बार बॉडी भी कहा है, इसकी भी क्या होती है बच्चों? मिथाइलेशन ही। ठीक है, सो ये आपने कुछ एग्जाम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? एक तो ये डीएनए वाला, और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है एजिंग वाला। ये चीज अपने याद रखनी। अच्छा जी, अब आगे आते हैं कि जो डीएनए इज मिथाइलेटेड इन इम्प्रिंटिंग। तो जब हम इम्प्रिंटिंग करते हैं आपके डीएनए की, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? डीएनए के अंदर चेंजेस लेके आना है ना, तो उधर भी हमारे पास यही होता है कि जो मिथाइल ग्रुप है ना, वही उसके ऊपर अटैच होता है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग का मेरा दिल करे मैं इसकी डिटेल में जाऊं, लेकिन फिलहाल वो हमारा टॉपिक आउट ऑफ हो जाना। लेकिन यहाँ पर आपने समझना है कि ये मतलब इम्प्रिंटिंग का मतलब है चेंज लेके आना। देखे ना, अगर ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इसके ऊपर एपिजेनेटिक्स कर दें, मतलब मैं यहाँ पे लाके एक मिथाइल ग्रुप को डालूं, तो ये मैंने इसके अंदर चेंज की है, इस चेंज को ही हम क्या कहते हैं? दैट इज द इम्प्रिंटिंग। मतलब देखा ना आपने कि जो हमारे पास मैटरनल अलील्स होती हैं या जो पैटर्नल अलील्स होती हैं ना, तो उनके ऊपर इम्प्रिंटिंग होती है, उनके अंदर चेंजेस आती हैं। तो अगर
चेंजेस आती हैं कि वो उसके बाद नॉन फंक्शनल हो जाए, तो वो होती है कि डीएनए की मिथाइलेशन विद इम्प्रिंटिंग होगी। क्या हो गया? मिथाइलेशन की वजह से जो चेंज आई है, इम्प्रिंटिंग चेंज हो गया, मिथाइल ग्रुप आपने डाला, तो उससे वो जो चेंज हुई है ना, वो डीएनए को वो म्यूटेट कर गई। मिथाइलेशन विद एन जीन प्रमोटर, जैसे कि जीन प्रमोटर क्या हम पढ़ेंगे, इनिशिएटर, प्रमोटर, इनहिबिटर। तो जो जीन प्रमोटर है जो कि जीन्स को प्रमोट करता है, अगर हम इसकी मिथाइलेशन कराएं तो क्या करेगा? टिपिकली रिप्रेस जीन ट्रांसक्रिप्शन है, तो वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन ही रोक देगा। मैंने इसलिए आपको बताया था, जहां पर मिथाइल ग्रुप लगाओगे वो काम रुक जाएगा। आपने जब प्रोमोटर के ऊपर लगाया, उसने ट्रांसक्रिप्शन ही रोक दी। ठीक है, तो ये जरूरी भी होता है वैसे। अगर मिथाइलेशन ना हो तो फिर हम तो अनकंट्रोलली डिवाइड होते रहे, हमारे सेल अपनी मर्जी से काम करते रहे। तो इसलिए उनको कंट्रोल के अंदर रखने के लिए यहाँ पर मिथाइलेशन भी आपको चाहिए होती है। डिसरेगुलेटेड डीएनए मिथाइलेशन इज इम्प्लीकेटेड इन फ्रेजाइल, ये देख कि अगर इम्प्रिंटिंग सही नहीं हो रही तो उसकी कौन सी एग्जांपल है? दैट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। यकीन माने ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। मैं अब एग्जैक्ट आपको नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं कहता हूँ कि ये एमबीएमई का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। क्या पढ़ा हुआ है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में? पेशेंट का चिन का साइज बड़ा हो जाता है, उसके टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, लार्ज इंलार्जमेंट हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स की, हार्ट की भी इंलार्जमेंट हो जाती है, उसी की वजह से मोस्टली डेथ भी होती है। अब बातें हिस्टोन मिथाइलेशन, ऊपर डीएनए को मिथाइल किया है, अब हिस्टोन को कर लें। यूजली कॉजेज द रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शनल suppression but can also cause the activation depending on location of methyl group। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन करवा रहे हैं, मतलब कि उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कोई काम हम टेम्परेरीली तौर पर करें, तो ये टेम्परेरीली तौर पर हिस्टोन की मिथाइलेशन होती है। मिथाइलेशन मोस्टली मेक्स अ डीएनए म्यूटेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या? लाइसिन एंड द आर्जिनिन रेजिड्यूज ऑफ द हिस्टोन कैन बी मिथाइलेटेड। ठीक है, तो जो हमारे पास एलए मॉडल था, लाइसिन और आर्जिनिन है, तो कहता है जो हिस्टोन के अंदर ये वाली एलए मॉडल है ना, आप इसी को मोस्टली मिथाइलेटेड करते हैं सीक्वेंस फिर आगे ना ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक, एक होता है जो कि हर चीज को इनहिबिट कर रहा होता है, और एक होता है जो कि हर चीज को एक्टिव कर रहा होता है। जो एक्टिवेशन वाला होता है वो है हिस्टोन एसिटाइलेशन, कि जब आप एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, जब आपने यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा दिया किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपने उसको एक्टिव कर दिया। ये क्वेश्चन आया था। रिमूवल ऑफ हिस्टोन्स पॉजिटिव चार्ज रिलैक्स डीएनए कॉइलिंग इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए बात क्या हो रही थी कि हमारे पास बड़ा कंडेंस डीएनए, बहुत ज्यादा कंडेंस डीएनए, तो कह रहे हम इसको रिलैक्स करेंगे, और ये अटैच भी किसके साथ है? हिस्टोन के साथ है। तो अगर हम इस डीएनए को रिलैक्स करेंगे, इसकी साइट्स को एक्सपोज करेंगे, फॉस्फेट को एक्सपोज करेंगे, तो फिर ही जाके ट्रांसक्रिप्शन होनी है ना। सो इसीलिए क्या करता है आपका डीएनए? यूक्रोमाटिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगाता है। एसिटाइल ग्रुप ये जो कॉइलिंग हुई हुई ना, इसको ओपन करेगा, और कॉइलिंग को ओपन करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि हम इजीली उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करवा सके। तो डीएनए को रिलैक्स कौन करवाता है? वो है एसिटाइल ग्रुप। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज अल्टर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। तो थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, सॉरी सिंथेसिस है, हम उसको भी अल्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय एसिटाइलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो अगर वो जो ऊपर रिसेप्टर्स हैं सेल के, अगर हम उनको एसिटाइल कर दें, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वो अगर रिसेप्टर ही अल्टर्ड हो गया तो सारी बात है डीएनए का, सॉरी थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर्स के अंदर भी तो यही हमारे पास डीएनए आरएनए होते हैं ना, तो यहाँ पर अगर एसिटाइल लगा देंगे तो अब उसे होगा क्या? रिसेप्टर एक्टिव हो। अगर रिसेप्टर आपका बगैर किसी चीज के ही एक्टिव हुआ पड़ा है तो वो कंटिन्यूली T3 और T4 ही बनाता रहेगा। तो पेशेंट आपका थायराइड स्टॉर्म के साथ समटाइम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑटोनोमिक एक्टिवेशन होती है। फिर आता है जी हिस्टोन डी। ऐसे ऊपर था ना, हिस्टोन को हमने एक्टिव किया, अभी हिस्टोन को हम साइलेंट करते हैं। सो अगर आप एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर दोगे तो दोबारा जो डीएनए वो टाइट हो जाएगा,
और ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाए। इतना ईजी है। एसिटाइल करो, रिलैक्सेशन होगी। एसिटाइल रिमूव कर दो तो दोबारा फिर वही काम हो जाएगा। सो हिस्टोन डी एसिटाइलेशन में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन इन हंटिंगटन डिजीज। सो स्टूडेंट, हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? हिस्टोन की डी एसिटाइलेशन कि वहां पर जो एसिटाइल ग्रुप है, मतलब कि डी एसिटाइलेशन हो जाती है। जो कोई इंपॉर्टेंट मालिक्यूल था वो उसको उससे आपने रिमूव कर दिया। जब आप उसे रिमूव करेंगे तो जाहिर बात है कि हंटिंगटन डिजीज का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, डीएनए मिथाइलेशन, समझ रहे? और फ्रेजाइल, ये हमारे पास जो हंटिंगटन डिजीज आ गई है, ये हिस्टोन डी एसिटाइलेशन से आपने याद रखनी है। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। हंटिंगटन डिजीज के अंदर कहाँ पर चेंजेस है, क्योंकि आपने सिम्टम थोड़ी उसने पूछने के टैक्सिया हो रहा है, पेशेंट में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। वो स्टेप वन के अंदर यही चीजें पूछती हैं। तो हिस्टोन डी एसिटाइलेशन होती है हंटिंगटन में, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में डीएनए मिथाइलेशन में। अब हम थोड़ा सा जरा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं आपके डीएनए को। तो स्टूडेंट, डीएनए का जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक इसके अंदर होता है राइबोस, एक इसके अंदर होती है नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में, टाइड में याद रखना 3, टी से 3। पहला क्या है जी? राइबो, राइबोस। फिर हमारे पास इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? नाइट्रोजीनस बेसिस। और फिर इसके अंदर क्या आ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। ये चीजें नहीं आपने भूलनी कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर तीन चीजें कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, शुगर मॉलिक्यूल में राइबोस है, और फॉस्फेट है। अच्छा जी, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। साइड में होता है बेस प्रेजेंट है, राइबोस है, लेकिन यहाँ पर नो फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में नो फॉस्फेट ग्रुप। मतलब हम अक्सर कहते होते हैं कि ये फॉस्फेट को साइड पे कर देता है, नो फॉस्फेट ग्रुप। आगे क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में सब कुछ है, बेस भी है, डीऑक्सीराइबोस भी है, और उसके बाद फॉस्फेट भी, शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है। फॉस्फेट लिंक्ड बाय 3 into 5 पोजीशन फॉस्फोडाइएस्टेट बॉन्ड है। तो अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो उस ये देखें ना, नहीं ये नहीं, आगे जाके प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 into 5 ऐसे ना, मतलब ना ये चेंज बनी होती है। तो एक साइड से क्या अटैच हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप, और 3 साइड पे, 5 साइड है, नेक्स्ट वाला 5 साइड पे होगा ना, तो ये 3 into 5 में आ गया। चेंज के अंदर जाके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अटैचमेंट होती है। जैसे आप समझ लो ना कि वो जो ट्रेन है, ट्रेन के जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं उनको अटैच करते हैं। तो ऐसे तो नहीं ना कि आगे वाली साइड को पीछे लगा देते हैं, नहीं। जहां पर पीछे वाली साइड लगनी है वो पीछे से, जहां पर आगे वाली लगनी है तो आगे। तो उनकी साइड ऐसे कहने कि वो 3 into 5 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 into 5 है। कैसे? आपका फॉस्फेट, राइबोस और नाइट्रोजन बेसिस अटैच है। 5' end of incoming nucleotide pierce the triphosphate energy source for the bond। तो ये देखें ना, अगर मेरे पास ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये मेरे पास राइबोस है, और ये ऊपर आपका लगा हुआ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के ऊपर है 5' साइड, ये 3' साइड है, ऊपर 5' साइड है। तो 5' साइड के ऊपर आके आपका नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होना है, ये याद रखना। चलिए, अब आते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर तो 2 रिंग्स बनती हैं, देखना 2 चीजें होती हैं डीएनए के अंदर, या तो प्यूरिन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, या पेरिमिडीन्स होती हैं। तो अगर तो हमें स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स नजर आएंगी तो वो प्यूरिन्स है, जैसे कि एडिनिन, और हमारे पास क्या है ये गवानीन। एडिनिन और गवानीन, ठीक है, एजी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अपने कट को याद रखना है, जो कि पेरिमिडीन होती हैं। तो पेरिमिडीन में आपकी साइटोसिन है, यूरासिल और थायामिन होती है। इसमें सिर्फ एक एक रिंग है। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती हैं, जो कि हमने गाउट के अंदर अक्सर पढ़ा होते हैं। प्यूरिन्स और पेरिमिडीन्स से क्या, इनसे यूरिक एसिड निकलता है, और फिर यूरिक एसिड गाउट होता है, ठीक है। तो प्यूरिन्स में 2 चेन्स होती हैं, पेरिमिडीन में सिंगल चेन होती है। वो गावा मतलब एजी है,
और नीचे क्या है हमारे पास कट है। निमोनिक है, इनको याद करेंगे। आगे आते हैं डी अमाइनेशन रिएक्शन। सो देखें, आपने अगर साइटोसिन, एजिनिन, गवानिन और 5 मिथाइल सिस्टीन, इनको अगर आपने कन्वर्ट करना है ना दूसरे मॉलिक्यूल्स में, जैसे साइटोसिन को आपने कन्वर्ट करना है यूरासिल में, तो हमें इसको डी अमाइन करना पड़ेगा। यहाँ से हमने जो अमाइन का ग्रुप है वो रिमूव कर, अगर एडेनिन से हाइपोजेंथीन बनानी है ना, तो इससे भी आपको डी अमाइन ग्रुप, गावानिन से जेंथीन बनानी है तो डी अमाइन ग्रुप, और 5 प्राइम साइटोसिन से थायमिन बनाए तो डी अमाइन ग्रुप, वहां से मतलब एक अमाइन ग्रुप निकाल दो तो ये बन जाएंगे। प्योर एज गोल्ड, ये वैसे निमोनिक में काफी देर तक याद मैंने किया हुआ था। प्योर एज गोल्ड है ये, प्यूरिन्स है, और कट द पैरामिड्स ये आपकी पैरिमिडिन्स है। ठीक है, इसको आपने याद रखना। आगे जी, आरएनए के अंदर स्टूडेंट्स होता है यूरासिल, और थायामीन होता है डीएनए के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए के अंदर होता है जी थायामीन, और दूसरी तरफ हमारे पास है यूरासिल। ठीक है, तो अगर मैंने थायामीन को यूरासिल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको आपने क्या करवा देना, ये देखो, मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल मेक्स द थायामीन। तो ये भी क्वेश्चन है यूवर्ड का, ये भी यूवर्ड का क्वेश्चन है कि आरएनए के अंदर तो यूरासिल होता है, डीएनए के अंदर थायामीन होता है, तो आपने यूरासिल से थायमिन कैसे बनाए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है ना। तो आपने कहना कि सिंपली मैंने जो यूरासिल है ना उसके हमने मिथाइलेशन होता है, यूरासिल मेक्स द थायामीन। ठीक है, डी मिथाइलेशन थायामीन को यूरासिल में कन्वर्ट कर देगी, और मिथाइलेशन जो है मतलब ये मेरे पास यूरासिल है, इसके ऊपर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, थायामीन। यूरासिल के ऊपर मैं जो कि आरएनए के अंदर है उसके ऊपर मैं मिथाइल ग्रुप, उसकी मिथाइलेशन कर दूं तो उसे क्या बन जाएगा, थायामीन बन जाएगा। मिथाइल ग्रुप रिमूव कर दूं तो थायामीन से यूरासिल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कार्बन गवानीन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन द 80 बॉन्ड्स, जैसे कि 2 देखे नहीं। प्यूरिन्स और पेरिमिडीन्स के अंदर होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स। तो प्यूरिन्स के अंदर जहां पर हमारे पास साइटोसिन है, गवानीन है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, देखें सी एंड जी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन द 8। देखें यहाँ पर जो हमारे पास है ना एडिनिन, गवा मतलब जो प्यूरिन्स के अंदर बॉन्ड बनते हैं, वो हमारे पास है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे। ये देखें, ये साइटोसिन है, लेट्स सपोज, नहीं सर कुछ नहीं, ये एडिनिन है, एडिनिन बॉन्ड बना रही है गवानिन के साथ, लेट्स सपोज। ठीक है, या एडिनिन किसी और के साथ ग्रुप बना रही है, और अगर इसमें दो हैं, 2 हाइड्रोजन ऐसे, तो ये वीक होते हैं, तो इनको तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू अगर साइटोसिन गवानिन के साथ बने। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और 3 को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पैरिमिडीन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इंक्रीज सीजी कंटेंट, इंक्रीज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। तो देखा ना, अगर पैरामीटर्स को हमने तोड़ना है उसके लिए आपको ज्यादा चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है, साइटोसिन गवानिन बॉन्ड्स आर लाइक क्रेजी ग्लू। ठीक है, तो सीजी, साइटोसिन और गवानिन के जो बॉन्ड है जिनमें 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा क्रेजी, इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की चाहिए होती है। अमाइनो एसिड नेसेसरी फॉर प्यूरिन सिंथेसिस हीट्स प्योर अंटिल दे गैस। तो कौन कौन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स आपको प्यूरिन्स के लिए चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास आती है गैग, मतलब कि गवानिन, एस्पार्टाट, ग्लूटामिन। ये याद रखना है कौन सी अमाइनो एसिड ना प्यूरिन्स को बनाती है, उसके लिए गैग, गवानिन, उसके बाद एस्पार्टाट और ग्लूटामिन। ये क्वेश्चन है, आप यूर का ख्याल करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, प्यूरिन्स में एडेनिन और गवानिन है ना, तो एडेनिन और गवानिन ये देखिए कितने आपको नजर आ रहे हैं चेंज, 2 चेंज। और जो हमारे पास पेरिमिडिन जो कि कट है, साइटोसिन यूरासिल थायमिन है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये एक ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, आगे तक इनको अपनी काफी ज्यादा डिटेल कर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सुना। सो ये था आपके मॉलिक्यूलर का वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, डीएनए मिथाइलेशन कहाँ पर होती है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में याद रखना है। उसके बाद हिस्टोन डी एसिटाइलेशन कहाँ पर होती है, सॉरी, हाँ डीएनए हिस्टीन, हिस्टोन की डी एसिटाइलेशन किसके अंदर होती है, स्टाइल ग्रुप जो हम रिमूव करते हैं वो हंटिंगटन डिजीज में। ठीक है, बाकी न्यूक्लियोटाइड का सारा स्ट्रक्चर प्यूरिन्स पेरिविन्स क्या होता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।